Namaskar. Now, do we have anybody here who doesn't understand Hindi? Everybody understands Hindi? Since it's a North India Gynecologist Forum, I just thought that we are all North Indian and we should feel proud about our language also. Your scientific discussions can definitely take place in English because you have studied it. But जब बात माँ और बच्चे की होगी, तो बात भावनाओं की होगी. और भावनाओं की अभिव्यक्ति तो केवल अपनी मातृभाषा में ही अच्छी हो सकती है. इस कार्यक्रम में यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया से आए हुए बहुत ही सम्मानित डॉक्टर्स और मुझे कुछ नाम लिख के दिए गए. हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सौदान सिंह, who has made us proud working in Safai. I was also posted there in Etawah for some time. Our guest of honor, Dr. Mayank Singh, one of the most dedicated officers who is heading medical college here, and he faces everyday challenges of treatment. Our chief pattern, NIGF, Dr. Sharda Jain ma'am, और आपसे 5 मिनट के इंटरेक्शन में मुझे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ. एंड आई रियली फील प्राउड कि ऐसे लोग, ऐसी सोच और इतना समाज के प्रति जागरूक रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो निश्चित रूप से हमारे देश में स्वास्थ्य की सेवाओं को बदल देंगे, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है. आपने मैम मुझको एक काम बताया है. आई प्रॉमिस यू कि हमारे झांसी मंडल के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़े हुए प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, वो सभी जो आपकी बेसिक लाइफ सेविंग के लिए आपने बताया कि वो कोर्स करवाया जाए 10वीं और 12वीं के छात्रों को, ये कार्यक्रम मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि झांसी मंडल में अगले 1 महीने में हम ये सुनिश्चित कर देंगे. 1 महीने में. हमारे यूपी चैप्टर की NIGF की डॉक्टर मंजू वर्मा मैम, सेक्रेटरी जनरल NIGF डॉक्टर माला श्रीवास्तव मैम, और इस अपकमिंग प्रेसिडेंट हमारी NIGF की डॉक्टर रागनी अग्रवाल मैम, और इस यूपी चैप्टर की सेक्रेटरी जिन्होंने ये पूरा भव्य आयोजन यहाँ पर किया और अपने बाकी सभी कार्यों को करते हुए भी वो जितनी मेहनत के साथ इसमें लगी हुई हैं. मुझे इसलिए इसका अनुभव है कि मेरी पत्नी भी एक ऐसे ही कार्यक्रम में लगी हुई है महिलाओं से जुड़े हुए. तो 10 दिन से उसने घर को ऑफिस बना रखा था. मैं निश्चित रूप से ये समझ सकता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन करना आसान काम नहीं है, और मैडम शोभने की मैं निश्चित रूप से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ. देखिए, हम सबको एक बात जरूर ये सोचनी पड़ेगी एज डॉक्टर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, और या इस देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में. हमारे प्रिंसिपल साहब जो ललितपुर मेडिकल कॉलेज के बैठे हैं, मैं उनका भी आदर अभिनंदन करता हूं कि हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है. और तब आप पाएंगे कि हमारी चुनौतियां उन देशों की चुनौतियों से निश्चित रूप से भिन्न हैं, अलग हैं, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं. जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास मेडिकल आउटरीच की बहुत सिस्टम्स हैं. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, और वो फ्लिप साइड ये है कि विदेशों में अगर आपको डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेना तो वो आपको 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट देता है. हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड है, और उस लोड को कैटर करने के लिए क्या हम इक्विप्ड हैं या नहीं. तो इसकी जो पहली प्राथमिकता है, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैम यहां पे प्रस्तुत कर रही थी, मैं आपका नाम नहीं जानता वरना मैं बोलना चाहता था, जो बता रही थी कि 1 मिनट नहीं 60 सेकंड महत्वपूर्ण है. जो बता रही थी कि आपके मैनुअल्स आपके ऑपरेशन थिएटर में लिखे हुए, टाइप करे हुए, लगे हुए होने चाहिए. आज देश में बहुत बड़ी चुनौती वो ये है
कि हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने कोरोना की बहुत बड़ी चुनौती को इस देश में बहुत कामयाबी के साथ हैंडल करके पूरे विश्व के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करी थी, लेकिन तब भी चुनौती एक पैरामेडिकल, ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ की थी। न बजाय इसके कि हम केवल सरकारी तंत्र के, या बजाय इसके कि हम केवल उनके सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनका मूल्यांकन करें, क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने हॉस्पिटल की, अपने नर्सिंग होम की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की कोई ऐसी डेडिकेटेड टीम तैयार कर दें जो निश्चित रूप से हमें पैरामेडिक की सेवाएं उपलब्ध करा दे जब हमें आवश्यकता पड़े। यह काम कोई भी कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते अगर आपका कार्यालय, आपकी रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे है या 9 बजे है, आप उनको 15 मिनट पहले बुलाइए, आधा घंटे पहले बुलाइए, दिन भर की ब्रीफिंग करिए कि आज देखिए, आज हमारा ये एक विषय है। 15 मिनट पे आप अगर अपने ज्ञान से उनको बता देंगे कि भाई ये चुनौती अगर आएगी तो हमें ऐसा करना है, तो मुझे लगता है कि उनका जो स्किल अपग्रेडेशन है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। केवल 15 मिनट आपको निकालना है। फौज में एक सिस्टम होता है, जब वो दिन स्टार्ट करते हैं तो जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर है वो अपने सारे ऑफिसर्स के साथ बैठ करके दिन का एजेंडा तय करता है। ये प्रैक्टिस हम अपने कार्यालय में करते हैं कि आज दिन भर में हमें करना क्या है। ये प्रैक्टिस कोई भी डॉक्टर अपने यहां पर कर सकता है। दूसरी हमारी चुनौती है कि हमारे यहां पर जो आने वाला क्लाइंट है वो उन समस्याओं से ग्रस्त है जो सामान्य रूप से हम और आप जिस स्तर पर हैं वो उसको समझता नहीं है। मैं फूड सेफ्टी में था और वहां पर हम लोगों ने कानून बनाए बहुत विस्तृत, और तब उसके 10 वर्ष बनाने के कार्यक्रम में एक उस समय ये हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन उनके मेंबर को बुलाया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी मंच से। उन्होंने कहा कि हर चीज को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, हर चीज को कानूनी प्रतिबंधों से नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से हर चीज को मेडिकल साइंस लगा करके भी हल नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हैं, कुछ चीजें जागरूकता से जुड़ी हैं, कुछ चीजें हमारी चेतना से जुड़ी हैं। मैं कहता हूं कि केवल डॉक्टर है, भगवान हमें जन्म देता है, लेकिन एक डॉक्टर है जो हमें पुनर्जन्म देता है, और वो पुनर्जन्म का अवसर आपको बार बार उपलब्ध होता है। उस पुनर्जन्म के अवसर की जो शिद्दत आपको ईश्वर ने बख्शी है, अगर आप उसमें मानवीय संवेदनाओं का कोई पुट लगा दें तो मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर भगवान का दर्जा प्राप्त करने में उसे उतना समय नहीं लगेगा बाकी किसी वर्ग के लोगों को लग सकता है। पेशेंट आप पर उतनी आस्था रख कर आता है, उतनी आस्था, और आपके 2 सहानुभूति के शब्द उस पर जादू का असर करते हैं। वो जादुई असर आपकी भाषा में, आपके शब्दों के चयन में, आपके ट्रीटमेंट से ज्यादा काम करेंगे। इस बात के सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि हम सबको प्राप्त करनी चाहिए, और आज ये फोरम उपलब्ध है। तीसरा, जो इस दौर में जब आज कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, हम अपनी बात को बहुत दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। सरकार ने टेलीमेडिसिन शुरू करी, हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं हैं। आज आप इतनी दूर दूर से यहां पर आए, फॉर ए चेंज अच्छा भी है, और आप झांसी जैसे ऐतिहासिक शहर में आइए और अच्छी बात है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे फोरम्स, छोटे छोटे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत किसी एक विषय पर हम सोशल मीडिया का यूज करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स का यूज करके, अगर इसको अपने हमारे हफ्ते भर के कार्यक्रम में या 15 दिन के कार्यक्रम में कर लें तो मुझे लगता है कि ये भी नॉलेज शेयरिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैडम जब मुझे बुलाने आई थी तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि एक प्रयोग मैंने एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ज़िले में किया था
जिसमें मैंने प्राइवेट में हमारे जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उन दिनों मिर्ज़ापुर में होता था और वहाँ पर एक कैंसर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन आई थी। तो वहाँ पर जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डॉक्टर्स आए तो उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर जोन में सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन इज ऑल्सो ए वेरी इजी प्रोसेस। दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन्ड इट टू मी। तो हम लोगों ने अपने आईएमए के माध्यम से एक कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन ये चलाया था कि हमने सभी गायनेकोलॉजिस्ट को जो हमारे ज़िले में थी उनसे ये अनुरोध किया कि आप हमारे इतने मेडिकल डेस्टिनेशंस हैं, इतने पीएचसीज हैं, इतने स्वास्थ्य मंदिर हैं, ये सब हैं, आप अपनी सुविधा से डेट बताइए कि आप वहाँ पर कब जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर के इस कैंसर के पक्ष में जागरूकता फैलाइए, लोगों की टेस्टिंग्स करिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाइए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा ये प्रयोग इतना सक्सेसफुल रहा, जो डॉक्टर्स की टीम भी जाती थी पीएचसीज में और सीएचसीज में, उनका तो नाम हुआ ही, लेकिन हमारी ग्रामीण जनता को जो वहाँ से ना जानकारी की वजह से हमारे मध्य नहीं आ पा रही थी, उसको भी लाभ हुआ और उनकी प्रैक्टिस भी बढ़ी। जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया उनकी प्रैक्टिस भी बढ़ी। तो ये काम है, मैं चाहता हूं कि आज मैडम जैन की उपस्थिति में हम सब यहां पर ये संकल्प लें कि इस तरीके का कोई अभियान हम झांसी मंडल में चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा आप करेंगे। तो एक बार पुनः यहां पर मुझे इस संवेदनशील विषय पर बुलाने के लिए, और हेल्थ सेक्टर में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का हल केवल 2 विभागों के पास है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। मैडम, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में था किसी कारणवश, और वहां पर बहुत बड़े बड़े परिवारों की महिलाएं हॉस्पिटल में एडमिट थीं क्योंकि उनके बच्चे नर्सरी में एडमिट थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं डॉक्टरी, लेकिन अनुभव शेयर कर रहा हूं कि उनके बच्चे नर्सरी में हैं तो देवर देयर। तो ऐसे ही रैंडमली मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि ऐसा क्या हुआ। बोला, साहब ये जो है इनके बच्चे में, इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी थी तो इनके बच्चे में ये प्रॉब्लम आ गई, इनमें प्रोटीन कम था। तो ये वो उन घरों की महिलाएं थीं जो अपना इलाज गंगाराम हॉस्पिटल में करा सकती हैं, कर रही हैं। और ये चुनौती गांव की महिला के सामने कितनी बड़ी है। तो अगर केवल हम न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी फैला दें, उनको कैसे ध्यान रखना, आज हमारी सरकार की इतनी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की इतनी योजनाएं हैं कि एक बार की बैठक में मैं उनको पूरा रिव्यू नहीं कर पाता। तो मेरी अनुरोध ये रहेगी कि आपके क्लिनिक्स में, आपके नर्सिंग होम्स में, आपसे जुड़ने वाले जो पेशेंट्स हैं उनके मध्य आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएं। माँ के क्या दायित्व हैं, कैसे वो अपना ध्यान रख सकती हैं, इसकी जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया का प्रयोग करके वहाँ पे लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। तो निश्चित रूप से जो मैडम ने कहा है विकसित भारत की परिकल्पना, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए पहली और आखिरी शर्त उसके नागरिक का स्वस्थ होना है। और आप तो आने वाली भावी पीढ़ी को इस समाज को सौंपती हैं। वो अगर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से वो एक सबल नागरिक भी बनेगा। और जो विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिखाया है और जिसको मैडम जैन ने इस फोरम में यहाँ पर बोला है, उसको पूरा करने में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे और इस देश को विकसित और स्वस्थ राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसे अवश्य पूरा करेंगे। थैंक यू।